हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो आपके चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन इंटरैक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, आपकी जियोग्राफी की बुक से है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा भाई? पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। भाई लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, रेन फॉरेस्ट के लोग। और रेन फॉरेस्ट किसके बारे? कौन सा रेन फॉरेस्ट? अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, क्योंकि तब से हम लोग अमेज़न के बारे में बात कर रहे हैं। सो पीपल के बारे में बात करने वाले, वहां के लोगों के बारे में। ऑब्वियसली लोग भी वहां रहते हैं। People clear some patch of forest and grows food, hunt and fish along the river। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जंगल में रहने वाले लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और हमसे काफी यूनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई बिजी लाइफ में जॉब वॉब करने के लिए नहीं, बट वो प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति माँ की गोद में समाते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं? प्रकृति से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजों पे वो विश्वास करते हैं और उनका सर्वाइवल भी प्रकृति से ही रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या जॉब्स बताई हैं कि वो वहां पे रहते हैं, वहां पे खाने को ग्रो करते हैं खुद से, साथ ही साथ हंट भी करते हैं, शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं रिवर के अंदर, और बिल्कुल एकदम होता है ना, मतलब मस्त मस्त नेचुरल रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, सो बेसिकली वुमेन टेक केयर ऑफ दी क्रॉप्स एंड फैमिली। तो यहाँ पे औरतों का एक रोल रहता है कि औरत क्या करती है, सारे के सारे क्रॉप्स जो होते हैं, देखिए पैच ऑफ लैंड पे लोग क्रॉप्स को उगाते हैं, तो इन क्रॉप्स की देखभाल करती है, इन क्रॉप्स को मैनेज करती है, और साथ ही साथ फैमिली को भी, बच्चों को भी मैनेज करती है। और जो मेन होता है फैमिली का, वो क्रॉप्स को भी देखता है, साथ ही साथ वो शिकार, फिश एंड हंट ये सब भी करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से क्रॉप्स की यहाँ पे बात हो रही है। टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। तो स्वीट पोटैटो हम जानते हैं, मीठा आलू, भाई उसकी चाट बहुत बढ़िया लगती है। ठीक है, पाइनएप्पल भी हम जानते हैं, पाइनएप्पल भी हम बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, टैपियोका, ये एक नया वेजिटेबल सुनने को आ रहा है ना। तो टैपियोका एक रूट वेजिटेबल होता है, आलू की तरह होता है, बस फर्क इसमें ये होता है कि टैपियोका काफी ज्यादा स्टार्ची होता है, ये आलू ये खाते हैं वहां पे, और ये रूट वेजिटेबल होता है, जड़ से आता है, और इसमें एक अलग आलू से, और ये अलग इसलिए है क्योंकि ये वो टैपियोका वाला रूट का वेजिटेबल है जिसमें से साबूदाना निकलता है। साबूदाना हम लोग खाते नहीं, साबूदाना खीर खाते हैं, पापड़ वापड़ खाते हैं। सो वो साबूदाना इसी टैपियोका रूट वेजिटेबल से निकलता है, जिसको टैपियोका पर्ल्स भी बोला जाता है, और साबूदाना को सेगो भी बोला जाता है। तो ये वहां का स्टेपल फूड है टैपियोका। ठीक है, एंड कुछ इस तरीके का आपका बिल्कुल आलू की तरह ये दिखता है। और हम हमारे स्वीट पोटैटोस को तो जानते ही हैं। तो वहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लोग काफी ज्यादा स्टार्ची और कार्बोहाइड्रेटेड वाली वेजिटेबल ज्यादा खाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पाइनएप्पल वहां पे एक्सटेंसिवली मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे आ जाता है दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न को क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको अलग एक नाम दे रखा है। स्लैश एंड बर्न को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जंगल में जो लोग रह रहे होते हैं, वो लोग एक पैच ऑफ लैंड में आग लगा देते हैं। आग लग जाने के बाद जब वो आग बुझ जाती है, तो वहां पे जितने भी छोटे छोटे प्लांट, घास वास होती है, वो भी जल जाएगी। जल के सब कुछ राख हो जाता है, और वो जो राख होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, उसमें बहुत ज्यादा उस ऐश में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उस राख को मिला दिया जाता है मिट्टी के साथ, और फिर वो जो जगह होती है बहुत उपजाऊ हो जाती है खेती करने के लिए। तो इसको स्लैश एंड बर्न बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। ओके, एंड फिर क्या है? स्टेपल फूड। स्टेपल फूड यानी कि वहां का आमतौर पे खाए जाने वाला खाना क्या है? मैनियोक। मैनियोक भी बिल्कुल इसी की तरह एक आलू की प्रजाति होती है, वो भी रूट से निकलती है, जिसको दूसरा नाम कसावा भी बोला जाता है। कसावा ब्राजील में भी बहुत ज्यादा खाया जाता है। इट्स अ स्टेपल फूड ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट पीपल। सो दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। जैसे पोटैटोज हम लोग आलू खाते हैं, हमने देखा है ना, आलू पेड़ पे नहीं होते, वो जमीन से निकाले जाते हैं। तो वैसे ही कसावा, मैनियोक जो इसका नाम है, इसको भी रूट वेजिटेबल है, ये भी हम रूट जड़ों से निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स। क्वीन एंड्स एक तरीके की बड़ी बड़ी चींटियां होती हैं, ये भी खाई जाती हैं। देखा जाए तो चींटियां समझ के हमें घिन आ जाती है, लेकिन इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो लोग
ये ना सोच के अपनी बॉडी को सर्वाइवल करने के लिए खाते हैं। साथ ही साथ एग सैक्स खाते हैं, बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एग का सैक होता है ना, एग के ऊपर जो एक लेयर बनी होती है, सैक होता है वो, जिसके अंदर बच्चा जन्म लेता है, उस सैक को भी खाते हैं। साथ ही साथ कॉफी भी खाते हैं। कॉफी का एक बहुत बड़ा कॉफी का जो फ्रूट होता है वो कोकोआ होता है, और कोकोआ से कॉफी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा कॉफी बनता है। साथ ही साथ मेज यानी कि भुट्टा, जिसको हम कॉर्न भी कहते हैं, ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो होता है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड लॉट ऑफ वुड फॉर हाउसेज। रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हाउसेज के लिए, घर बनाने के लिए वुड उनके पास भारी मात्रा में होता है। एंड सम लिव्स इन द थैच्ड हाउसेज एंड some live in the large apartment like houses called maloka with slanty roof। तो वहां पे दो तरीके के हाउसेस रहेंगे, आपको देखने मिल जाएंगे। एक तो होगा थैच्ड हाउस। थैच्ड हाउस मतलब कि जो मिट्टी, मड से, गीली मिट्टी से बनाए गए हैं और ऊपर घास फूस का ऐसे करके थैचिंग कर रखी है। देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर की रूफ बनाई गई है। दूसरा आपको एक अपार्टमेंटल हाउस देखने को मिलेगा जिसको मेनियोक बोला जाता है। मलोका मेनियोक तो कैसावा को बोलते हैं। मलोका बोला जाता है, जिसको स्लैंटी रूफ वाला घर बोलते हैं, और ये पक्का घर होता है थोड़ा सा, तो ये अपार्टमेंट्स बोला जाता है वहां का। ठीक है, साथ ही साथ मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुछ इस तरीके से एक लैंड को जला दिया जाता है और जलाने के बाद वहां राख ठंडी हो जाती है, तब तक रुकना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया था, दीज आर सम पिक्स। ठीक है, एंड इसके बाद हम देखेंगे वहां के कुछ क्रॉप्स को फोटो के रूप में। ये देखिए कसावा को, वैसे कसावा से ही स्टार्च निकलता है। स्टार्च आपने देखा होगा ना, कॉर्न स्टार्च, जैसे पकोड़े में डालते हैं, बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, और सूप्स में डालते हैं तो गाढ़े हो जाते हैं सूप। तो यही वो मैजिकल रूट वेजिटेबल है जिससे हमें स्टार्च मिला है। ठीक है, उसके बाद वहां पे मेज भारी मात्रा में खाया जाता है। आपको याद रखना है कि मेज अफ्रीका का स्टेपल फूड है। ठीक है, और ये जो कसावा है ये अमेज़न का स्टेपल फूड है, जो टिक द करेक्ट आंसर में कभी कभी आ जाता है। और कोकोआ, नेक्स्ट इज कोकोआ भी बहुत खाते हैं वो लोग, और कॉफी भी बहुत पीते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम यहाँ पे इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन अमेज़न इज ऑल्सो चेंजिंग। अब वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, सबको पता है, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट चेंजेस करना चाहती है प्रकृति के अंदर, और वो प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, तो उनकी लाइफ भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। ठीक है, एट फर्स्ट दे हैव टू फॉलो द रिवर एज अ नेविगेटर टू रीच द फॉरेस्ट। पहले क्या करते थे, पहले वो एक अपना समझ लीजिए इधर घर है, छोर नदी के छोर के पास घर है, और यहाँ पे उनको फिशिंग करने जाता है, तो ये नदी को एक तरीके से नेविगेटर, एक तरीके से फॉलो करते करते वो एक जगह पहुंचा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है। इन द 1970 द ट्रांस अमेज़न हाईवे मेड रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। तो अब सिर्फ वहां पे रहने वाले लोग ही इधर उधर नहीं घूमते, अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बाकी दूर दराज से भी लोग आके यहाँ पे ट्रैवल करा करते थे, और इसको 1970 में एक ट्रांस हाईवे बना दिया गया। ये 2 हाईवे बना दिए गए जिससे लोग अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट को देख सकते हैं एंड वहां ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, मींस एक्सेसिबल है, वहां पे जाया जा सकता है बाकी दूर दराज के लोगों के द्वारा। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर हेल्प्ड टू। तो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने भी काफी मात्रा में एक्सेसिबल बना दिया अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। वहां पे अब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से भी सैर ली जा सकती है, ट्रैवल करा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस देयर वे ऑफ फार्मिंग। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि बहुत सारे इंडिजेनस लोग, यानी कि वहां के मूल निवासी जो होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, तो उन लोगों को, ट्राइबल पीपल को वहां से हटा दिया गया, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट का काम चल रहा था। एंड शिफ्टिंग एंड क्या कहते हैं, वहां के बहुत सारे पैच ऑफ लैंड को गवर्नमेंट ने खरीद लिया था, तो वहां के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया न्यू एरियाज में। लेकिन उन्होंने अपना डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं छोड़ के उन सारी वे ऑफ फार्मिंग को उन्होंने कंटिन्यू रखा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेवलपिंग एक्टिविटीज आर लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन
ऑफ दिस डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप भी जानते हैं कि रेन फॉरेस्ट एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हमें ट्राइबल पीपल देखने को अभी भी मिल जाएंगे, लेकिन उस वक्त पे अगर काफी ज्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज को वहां पे नहीं एक तरीके से स्टैब्लिश करा होता तो शायद अभी भी ट्राइबल पीपल को काफी हद तक हम बड़ी मात्रा में देख पाते। लेकिन डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा भरपूर अमाउंट में करने की वजह से वहां के रेन फॉरेस्ट काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन के मोड में जाते रहे। धीरे धीरे करके उनका डिस्ट्रक्शन होता गया। पेड़ पौधे, जो डाइवर्स वैरायटी ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स वहां पे रह रहे थे, उनका भी खात्मा होता गया, क्योंकि उनका जगह छीनती ही उनकी जो रहने की रहन सहन की जो जगह थी वो उनसे छीन ली गई। तो लार्ज एरिया ऑफ अमेज़न इज एनुअली डिसअपियरिंग। एनुअली यानी कि साल में लार्ज एरिया धीरे धीरे करके रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का धीरे धीरे करके कटता जा रहा है और डिफॉरेस्टेशन भी यहाँ पे लीड कर रही है और धीरे धीरे ये सारे मूल निवासियों को वहां से हटाया जा रहा है और डाइवर्सिटी वहां पे खत्म हो रही है। ठीक है, सो दिस इज अ बिग सीरियस क्वेश्चन। उसके बाद है दैट टॉप सॉइल इज गेटिंग वॉश्ड अवे एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट इज बिकमिंग लाइक दिस। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, बिकमिंग डिवास्टेटेड। यहां पे मैं एक वर्ड ऐड कर रही हूं, फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट इज बिकमिंग डिवास्टेटेड। ठीक है, या डिस्ट्रक्टिव भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो टॉप सॉइल है, ऊपर की जो उपजाऊ, आप जानते हैं कि रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत उपजाऊ भूमि रहती है और जैसे ही उसको मशीन ट्रैक्टर्स के द्वारा उखाड़ दिया जाता है, उस जगह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, तो वहां पे जो भूमि है पूरी बंजर बन जाती है। तो क्या हो रहा है इससे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज से, ऑब्वियसली डेवलपमेंट एक्टिविटीज जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, हमारा डेवलपमेंट लाना भी जरूरी है, लेकिन एट अ सर्टेन एज, एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, एक सर्टेन वक्त तक चले और एक बैलेंस वे में चले तो शायद इतना ज्यादा रेन फॉरेस्ट को खात्मा या खतरा नहीं होगा। सब कुछ बैलेंस वे में होना चाहिए, लेकिन अगर आप लार्ज पार्ट एनुअली उखाड़ते चले जाएंगे तो नए पेड़ भी नहीं आएंगे उस जगह पे और वो उपजाऊगृति वापस भी नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके से देखिए, आपका लैंड है जो बंजर बन जाएगा। पहले कुछ इस तरीके से पौधे ही पौधे लगे रहते थे, लेकिन अब बंजर बन जाएगा और इन पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ों में बहुत सारे जीवन भी व्यतीत होता है, जैसे जानवरों का और बर्ड्स का। सो इसके बारे में काफी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, एंड बहुत सारे कमेटीज एंड कन्वेंशनल बैठाए भी जाते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट भी काफी हद तक इसको प्रमोट करता है कि हाँ, इसे बचाना भी चाहिए। ठीक है, सो वो तो बात का क्वेश्चन है। अभी हमने ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड इसके बाद हमारा लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हमारे इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में कुछ बातें, और ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा। यानी थोड़ा सा डिटेल वर्जन में मैं आपको टॉपिक बताऊंगी जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।